नमस्कार। मोबाइल फ़ोन आजकल किसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है ना? जानकारी, मनोरंजन, जुड़े रहना, सब कुछ बस इसी एक स्क्रीन पर आ गया है। हुँ। लेकिन कभी-कभी लगता है कि ये जो निर्भरता है, ये कहीं एक जाल तो नहीं बनती जा रही? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। आज हम इसी उलझे हुए सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 2 अच्छे स्रोत हैं। एक तो है मोबाइल फ़ोन की लत, यानी एमपीए पर एक डिटेल्ड रिसर्च रिव्यू, जी। और दूसरा जयपुर के एक साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर संजय जैन, उनका एक लेख है जिसमें स्क्रीन टाइम कम करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों के आधार पर ये जो मोबाइल पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है ना, इसे हाँ। समझना, इसका असर क्या है, वजह क्या है, और हाँ, इससे निपटने के कुछ रास्ते क्या हो सकते हैं, इस पर बात करना। बिल्कुल, और ये विषय ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये जो रिसर्च है, वो साफ बताती है कि मोबाइल फ़ोन की लत एक गंभीर बिहेवियरल प्रॉब्लम बनती जा रही है, खासकर युवाओं में। अच्छा। ये सिर्फ अब टाइम पास का ज़रिया नहीं रहा, ये हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब हमारी पूरी वेल-बीइंग को इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, जैसा कि स्रोत कह रहे हैं, ये मोबाइल फोन एक तरह से दोधारी तलवार है। सुविधाएं तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर अगर ज्यादा इस्तेमाल हो तो खतरे भी उतने ही असली हैं। चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम है कितनी बड़ी, मतलब कितनी आम है। कुछ आंकड़े हैं स्रोतों में जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, जैसे बताया गया है कि भारत में ही सोचिए 2018 के आखिर तक करीब 53 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स थे। 53 करोड़। बाप रे! और ये तो 2018 की बात है, अब तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया होगा आंकड़ा। वही तो। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। दुनिया भर में देखें तो एक स्रोत का अंदाजा है कि मोबाइल इस्तेमाल करने वालों में 0% से लेकर 38% तक में लत की संभावना हो सकती है। 0 से 38%, ये तो बहुत बड़ा रेंज है। हाँ, ये रेंज काफी बड़ा है, शायद इसलिए कि अलग-अलग स्टडीज की परिभाषाएं अलग होंगी या मेथड्स अलग होंगे। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। एक और आंकड़ा है जो मुझे चौंका गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की 2017 की एक रिपोर्ट थी कि अडल्ट्स और टीनेजर्स औसतन दिन में 150 बार अपना फोन देखते हैं। 150 बार? हाँ, मतलब लगभग हर 6 मिनट में एक बार। क्या हम सच में इतने बंद गए हैं? ये आंकड़ा दिखाता है कि हमारी आदत कितनी गहरी हो चुकी है। और किशोरों पर जो हफिंगटन पोस्ट के आंकड़े हैं, वो भी कुछ ऐसी ही कहानी कहते क्या हैं। कहते हैं वो? उनके मुताबिक 92% टीनेजर्स रोज ऑनलाइन होते हैं और उनमें से करीब एक चौथाई यानी 24% कहते हैं कि वो लगभग लगातार ऑनलाइन रहते हैं। लगातार? हाँ, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो है ही। करीब 76% किशोर सोशल मीडिया पर एक्टिव है। फेसबुक सबसे आगे है 71%, फिर इंस्टाग्राम 52%। ओ, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि लगभग आधे किशोर 50% वो खुद मानते हैं कि उन्हें अपने मोबाइल फोन की लत है। ओह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, 59% पेरेंट्स भी अपने बच्चों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। मतलब ये जो सेल्फ अवेयरनेस है या पेरेंट्स की चिंता है, ये प्रॉब्लम की गंभीरता को और बढ़ा देती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये भी है कि ये कोई आज की बात नहीं है, मतलब अचानक से नहीं हुआ ये सब। अच्छा। एक स्विस स्टडी में पाया गया था कि युवा हर दिन करीब 2 से 3 घंटे सोशल नेटवर्किंग पर बिताते हैं। और यहाँ तक कि 2012 में हैदराबाद के एक कॉलेज में स्टडी हुई थी। हाँ। उसमें भी छात्रों में फोन के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मानसिक और शारीरिक लक्षण देखे गए थे। तो ये ट्रेंड काफी समय से बन रहा था। तो ये तो साफ है कि मामला काफी फैला हुआ है। लेकिन जब हम कहते हैं लत, एडिक्शन, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या सिर्फ फोन ज्यादा इस्तेमाल करना ही लत हो गया? पर सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल को लत नहीं मानता, ये उससे कई ज्यादा गहरी चीज है। ओके। ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है, मतलब व्यवहार से जुड़ी लत, ड्रग्स वाली लत जैसी नहीं। इसमें होता क्या है कि इंसान अपनी साइकोलॉजिकल जरूरतों के लिए, मतलब मानसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार फोन पर डिपेंडेंट होने लगता है। अच्छा। उस गैजेट से एक तरह का इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? असल दुनिया की जिम्मेदारियां, काम, पढ़ाई वो पीछे छूटने लगते हैं। बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी घट जाती है। और सेहत पर भी असर? हाँ, बिल्कुल। और गंभीर असर जैसे डिप्रेशन, अकेलापन, नींद की कमी
और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो कोई कैसे पहचाने कि कब नॉर्मल यूज लत की तरफ जा रहा है? क्या कुछ खास लक्षण होते हैं इसके? हाँ, स्रोत कई सारे संकेत बताते हैं। एक तो सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर फोन पास न हो तो उसे इस्तेमाल करने की बहुत तेज इच्छा होना, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल लगे। या फिर फोन पास नहीं है, फिर भी दिमाग में बस वही घूम रहा है, फोन के बारे में ही सोचना। और अगर कोई कहे कि भाई फोन बंद कर दो तो चिढ़ जाना, गुस्सा आ जाना। और रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे दिखता है ये? व्यवहार में ऐसा दिखेगा कि इंसान असली दुनिया के लोगों से मिलने जुलने से कतराने लगता है, फोन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है। अच्छा। नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है। अक्सर लोग देर रात तक फोन चलाते रहते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। और जब भी कोई इमोशनली परेशान होता है या अकेला महसूस करता है तो आराम पाने के लिए फोन उठा लेता है। ये भी एक लक्षण है। और इस्तेमाल करते करते समय का पता ही नहीं चलता, घंटों निकल जाते हैं। बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत पड़ जाती है। यहाँ तक कि किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं तब भी बीच बीच में फोन देख लेना, ये सब संकेत है। इसमें एक और शब्द सुनने में आता है, नोमोफोबिया। ये क्या है? हाँ, नोमोफोबिया, इसका मतलब है नो मोबाइल फोन फोबिया, यानी फोन पास ना होने का डर या बैटरी खत्म होने का डर या नेटवर्क ना मिलने का डर। डर। हाँ, एक तरह का डर या घबराहट। फोन से दूर होने पर बेचैनी होना, चिड़चिड़ाहट महसूस करना या बहुत ज्यादा चिंता होना, ये इसका मुख्य लक्षण है। तो ये सारे लक्षण मिलकर बताते हैं कि फोन का इस्तेमाल अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। मतलब क्या वजह है कि हम इस डिवाइस से इतने जकड़ जाते हैं? स्रोत कुछ कारणों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, कई कारण मिलकर काम करते हैं। एक तो है, हम इंसानों की फितरत होती है ना, नई चीजें ट्राई करने की। फोन पर लगातार कुछ ना कुछ नया आता रहता है, नए ऐप, नए फीचर, नई जानकारी, ये हमें अपनी तरफ खींचता है। दूसरा कारण, और शायद ज्यादा असरदार, वो सोशल मीडिया से जुड़ा है। सोशल मीडिया कैसे? स्रोत बताते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ लोग अक्सर वैलिडेशन खोजते हैं, मतलब दूसरों से स्वीकृति। अच्छा, लाइक्स और कमेंट्स। हाँ, बिल्कुल। लाइक्स, कमेंट्स, कितने फॉलोअर्स हैं, ये जो वर्चुअल तारीफ मिलती है ना, ये एक साइकोलॉजिकल इनाम की तरह काम करती है और ये हमें बार बार वापस आने के लिए उकसाती है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन ऐप्स को बनाया ही ऐसे जाता है कि हम बंधे रहें। स्रोत में हुक्स का जिक्र है। बिल्कुल सही। ये हुक्स क्या है? ये डिजाइन के ऐसे तरीके हैं जो हमारी आदतें बनाने में मदद करते हैं। जैसे वो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग, अब नीचे करते जाओ कंटेंट आता जाएगा, या फिर अचानक से आने वाले नोटिफिकेशंस, या गेम्स में मिलने वाले छोटे छोटे पॉइंट्स या इनाम। ये सब हमें बार बार ऐप खोलने पर मजबूर करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से तुरंत खुशी या संतुष्टि मिलती है ना, ये कई बार असली जिंदगी के अनुभवों का एक झूठा विकल्प बन जाती है। और फोन इतना उपयोगी भी तो है, मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं है। कम्युनिकेशन, जानकारी, बैंकिंग, रास्ता देखना, सब कुछ इसी से होता है। सही कहा। ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है कि स्रोत इसे हमारा एक्सटेंडेड सेल्फ कहते हैं। मतलब जैसे ये हमारा ही एक हिस्सा हो, हमारी पहचान, हमारी काबिलियत का एक एक्सटेंशन। इसके बिना अधूरापन सा लगने लगता है। और आखिर में अगर किशोरों की बात करें तो स्रोत ये भी कहते हैं कि उनके मोबाइल इस्तेमाल पर कोई सख्त नियम कानून ही नहीं है, और कभी-कभी पेरेंट्स भी सही गाइडेंस या निगरानी नहीं दे पाते। ये सारी चीजें मिलकर लत के खतरे को बढ़ा सकती हैं। तो ये तो हुई वजह, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? ये सिर्फ टाइम वेस्ट तो नहीं है, जैसा हमने पहले भी कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके असर बहुत गहरे और कई लेवल पर होते हैं। सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ पर। हाँ। तनाव बढ़ना, डिप्रेशन, एंजाइटी यानी चिंता, इन सब का रिस्क बढ़ जाता है। अकेलापन महसूस होना और आमतौर पर नेगेटिव भावनाएं ज्यादा हावी होना, ये एक दुष्चक्र भी बन सकता है। दुष्चक्र कैसा? मतलब अकेलेपन से बचने के लिए फोन उठाया और फिर फोन में इतना खो गए कि असल दुनिया से और कट गए और ज्यादा अकेला महसूस करने लगे। ये तो है। और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? शारीरिक असर में नींद की कमी सबसे आम है और बहुत सीरियस भी। नींद की कमी क्यों? वो जो स्क्रीन से नीली रोशनी निकलती है ना, वो हमारे नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। इससे नींद आने में मुश्किल होती है, और जो नींद आती भी है वो गहरी नहीं होती, उसकी क्वालिटी खराब होती है, और इसके लंबे समय में बहुत बुरे नतीजे होते हैं। और
स्रोत मोटापे और ध्यान भटकने मतलब कंसंट्रेट न कर पाने को भी इससे जोड़ते हैं। रिसर्च पेपर में रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन यानी आरएफ रेडिएशन से जुड़े कुछ लंबे समय के खतरों का भी जिक्र है, जैसे पुरुषों में इनफर्टिलिटी और ब्रेन ट्यूमर या दौरे का खतरा। हालांकि ये बताना जरूरी है कि ये स्रोत में किए गए दावे हैं और इन पर साइंटिफिक कम्युनिटी में अभी और रिसर्च और सहमति की जरूरत है। समझ गया। और सामाजिक जीवन पर आजकल अक्सर देखते हैं लोग साथ बैठे हैं पर सब अपने अपने फोन में लगे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा सामाजिक असर है। आमने सामने की बातचीत, उसकी क्वालिटी खराब होती है, रिश्तों में एक तरह की दूरी आ सकती है। कुछ लोगों में सोशल एंजाइटी बढ़ सकती है क्योंकि वो वर्चुअल दुनिया में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं और असली सोशल सिचुएशन से बचने लगते हैं। और काम या पढ़ाई पर तो असर पड़ता ही होगा। हाँ, जाहिर है, काम या पढ़ाई पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। वो जो लगातार नोटिफिकेशन आते रहते हैं या फोन चेक करने की इच्छा होती है, वो कंसंट्रेशन को बार बार तोड़ती रहती है। ये बिल्कुल साफ है कि कैसे कारण और प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा, वो जो वैलिडेशन की तलाश कारण है, अगर वो पूरी ना हो तो उससे चिंता या डिप्रेशन प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। हर इंसान पर असर अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न अक्सर मिलते जुलते होते हैं। ज्यादा इस्तेमाल से दिक्कतें पैदा होती हैं और फिर उन दिक्कतों से भागने के लिए इंसान फिर फोन का सहारा लेता है और दिक्कत और बढ़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को लगे भाई मेरा फोन यूज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो क्या किया जा सकता है? क्या इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है? डॉक्टर संजय जैन के लेख में कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताए गए हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि कंट्रोल वापस पाना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए थोड़ा होश में रहकर कोशिश करनी पड़ती है। पहला कदम तो यही है कि प्रॉब्लम को पहचाने और माने। उसके बाद कुछ ठोस तरीके अपनाए जा सकते हैं। डॉक्टर जैन एक स्ट्रक्चर बनाने पर जोर देते हैं, जैसे फोन इस्तेमाल करने का एक टाइम टेबल बना लें, शायद सुबह और शाम को कुछ फिक्स टाइम, मान लीजिए 15-15 मिनट, ईमेल या सोशल मीडिया देखने के लिए। और जब जरूरी काम कर रहे हों, जैसे पढ़ रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं या परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, तब फोन को अपनी पहुंच से, अपनी नजर से दूर रखें। हाँ, ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला प्रिंसिपल है। बिल्कुल। और ये काम करता है। जब फोन हर वक्त सामने या हाथ में रहता है ना, तो उसे बार बार देखने का मन करता ही है। सही बात है। एक टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि आप ज्यादा सोच समझकर इरादे से फोन उठाते हैं, ना कि बस आदत या बोरियत की वजह से। और फोन को फिजिकली दूर रखने से वो जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है ना फोन उठाने का, उसे तोड़ने में मदद मिलती है। दूसरा अहम सुझाव है ट्रिगर्स को कम करना, मतलब उन चीजों को हटाना जो हमें फोन उठाने के लिए उकसाती हैं। जैसे गैर जरूरी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर देना, खासकर सोशल मीडिया, गेम्स या शॉपिंग ऐप्स वाले। सोर्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई ऐप बहुत ज्यादा टाइम ले रही है और लग रहा है कि इसकी लत लग रही है, तो उसे फोन से हटा ही देना बेहतर है। हाँ, ये बहुत असरदार कदम हो सकता है। नोटिफिकेशन हमारा ध्यान भटकाते हैं। हम जो काम कर रहे होते हैं उससे हमें खींच लेते हैं। वो हमें लगातार फोन की याद दिलाते रहते हैं। इन्हें बंद करने से हम अपने ध्यान पर ज्यादा कंट्रोल रख पाते हैं। और जो ऐप्स लग रहा है कि प्रॉब्लम बन रही हैं, उन्हें हटाने से उस टेम्पटेशन का सोर्स ही खत्म हो जाता है, कम से कम कुछ वक्त के लिए। तीसरा और शायद सबसे जरूरी पहलू है आदत बदलना, मतलब फोन की जगह खाली समय में कुछ और करना। डॉक्टर जैन कई ऑप्शंस बताते हैं। हाँ, क्या क्या? कोई हॉबी अपनाना, जैसे पढ़ना, गार्डनिंग, कुकिंग या कुछ नया सीखना। फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे एक्सरसाइज, दोस्तों या परिवार के साथ टाइम बिताना। और उन्होंने माइंडफुलनेस के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान करने का भी सुझाव दिया है। इन दूसरी एक्टिविटीज का महत्व समझना जरूरी है। ये सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है। अच्छा, ये हमारी उन बेसिक जरूरतों को पूरा करती हैं जिन्हें शायद हम फोन के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे बोरियत मिटाना, लोगों से जुड़ाव महसूस करना या कुछ हासिल करने का एहसास। पढ़ना या कोई नई स्किल सीखना दिमाग को खुराक देता है। एक्सरसाइज और दोस्तों से मिलना हमारी शारीरिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करता है। और ध्यान हमें अपनी इच्छाओं और आवेगों के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। कैसे? जब फोन उठाने की इच्छा होती है ना, तो ध्यान हमें उस इच्छा को पहचानने में मदद करता है और तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुककर सोचने का मौका देता है। इससे वो जो बिना सोचे समझे फोन उठा लेने की आदत है, वो कम होती है।
और ये दिलचस्प है कि रिसर्च पेपर में भी ऐसे ही उपाय सुझाए गए थे, जैसे अनप्लग्ड जोन बनाना, मतलब घर के कुछ हिस्से या दिन के कुछ घंटे ऐसे तय करना जहां कोई डिवाइस इस्तेमाल ना हो। हाँ, बिल्कुल। रिसर्च पेपर में भी ऐप्स हटाने, अच्छी आदतें बनाने और असल जिंदगी के सोशल कनेक्शन को प्राथमिकता देने जैसे सुझाव थे। दोनों स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपने व्यवहार में एक्टिवली बदलाव लाने की जरूरत है। डॉक्टर जैन प्रकृति में समय बिताने पर भी जोर देते हैं, जिससे मानसिक शांति मिलती है और डिजिटल दुनिया से एक जरूरी ब्रेक भी मिलता है। तो ये सब सुनकर लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पर तो काफी कुछ किया जा सकता है, लेकिन क्या ये सारा बोझ सिर्फ व्यक्ति पर ही डाल देना ठीक है? क्या समाज की या उन कंपनियों की कोई भूमिका नहीं है जो ये फोन और एप्स बनाती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है और ये चर्चा को सिर्फ पर्सनल लेवल से ऊपर ले जाता है। हाँ, सेल्फ कंट्रोल, पर्सनल जिम्मेदारी ये जरूरी है। ये बचाव की पहली लाइन है। लेकिन रिसर्च पेपर भी एक बड़े कॉन्टेक्स्ट और सामूहिक जिम्मेदारी की तरफ साफ इशारा करता है। किस तरह की सामूहिक जिम्मेदारी? स्रोत बात करते हैं कि किशोरों के फोन इस्तेमाल को लेकर कुछ साफ गाइडलाइंस या नियम होने चाहिए। इसमें स्कूलों और पेरेंट्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। न सिर्फ निगरानी रखने में, बल्कि बच्चों को डिजिटल दुनिया के खतरों और जिम्मेदार इस्तेमाल के बारे में सिखाने में भी। वर्कप्लेस में भी काम के दौरान फोन इस्तेमाल को लेकर पॉलिसी बनाने की बात कही गई है। तो मतलब ये एक मिलकर कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। रिसर्च पेपर के आंकड़े भी यही दिखाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि करीब 15.4% यूजर्स हाई रिस्क पर है और 5.1% शायद पहले से ही आदी हो चुके हैं। अच्छा। ये नंबर बताते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों की इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है। ये एक बड़ी सामाजिक तकनीकी चुनौती है। इसके लिए जागरूकता अभियान और मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। जैसा कि रिसर्च पेपर का निष्कर्ष है, इस लत से असरदार ढंग से निपटने के लिए स्कूलों, सरकार, दफ्तरों और समाज के बाकी हिस्सों को मिलकर काम करना होगा। हरी तलवार। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए के पॉलिसी बनाने की बात कही गई है। तो मतलब ये एक मिलकर कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। रिसर्च पेपर के आंकड़े भी यही दिखाते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि करीब 15.4% यूजर्स हाई रिस्क पर है और 5.1% शायद पहले से ही आदी हो चुके हैं। अच्छा। ये नंबर बताते हैं कि ये सिर्फ कुछ लोगों की इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है। ये एक बड़ी सामाजिक तकनीकी चुनौती है। इसके लिए जागरूकता अभियान और मजबूत सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। जैसा कि रिसर्च पेपर का निष्कर्ष है, इस लत से असरदार ढंग से निपटने के लिए स्कूलों, सरकार, दफ्तरों और समाज के बाकी हिस्सों को मिलकर काम करना होगा। हरी तलवार। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये हमारे सामूहिक विवेक पर निर्भर करता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। एक, मोबाइल फोन की लत एक असली और बढ़ती हुई चिंता है। इसके साफ लक्षण हैं और इसके हमारी मेंटल, फिजिकल और सोशल लाइफ पर गंभीर असर पड़ सकते हैं। जी। इसके पीछे हमारी मनोवैज्ञानिक जरूरतों से लेकर टेक्नोलॉजी के डिजाइन तक कई जटिल कारण हैं। बिल्कुल। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जागरूकता और कुछ प्रैक्टिकल तरीकों से, जैसे इस्तेमाल को स्ट्रक्चर करना, ट्रिगर्स कम करना और हेल्दी आदतें अपनाना, हम अपनी डिजिटल जिंदगी पर बेहतर कंट्रोल पा सकते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। जैसा कि स्रोतों में जिक्र आया कि ऐप्स और प्लेटफॉर्म को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो हमें आकर्षित करें, हमें बांधे रखें, हमें बार बार वापस आने पर मजबूर करें। तो ऐसी स्थिति में मोबाइल फोन के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल या लत की जिम्मेदारी कितनी व्यक्ति की है और कितनी उन टेक कंपनियों की जो इन अनुभवों को डिजाइन करती हैं और इनसे फायदा कमाती हैं? ये सवाल हमें सिर्फ व्यक्तिगत समाधानों से आगे बढ़कर इस मुद्दे के सिस्टेमिक पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करता है।